जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई का प्रैक्टिस सीरीज चला रहे थे, ये जो 51 राउंड इनकाउंटर, ये हम लोग जैसे सम्मान ज्ञान और संविधान का और उसके साथ मूल विधि का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे। अब इसके साथ में हम लोग हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है वो भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी का जो हम लोग पीआईक्यू कवर कर रहे थे वो अब हम लोग का खत्म हो चुका है। अभी थोड़ी चीज़ें विद वाली बची हैं, वो 10-15 मिनट की होगी क्लास। उसमें वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वो पीआईक्यू सीरीज जो था वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग अभी हिंदी का जो 51 राउंड इनकाउंटर है ये इसके साथ में ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इत्मीनान से ये वीडियो देखते रहिए। इसमें अभी हम लोग जो लोगों ने पीआईक्यू पूरा कंप्लीट किया है ना, तो अभी जब हम लोग ये इसमें प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे तो इसमें देखना कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्योंकि हिंदी का होगा ना, तो हिंदी में जैसे क्या हुआ कि जो पुराने क्वेश्चन है उन्हीं के आधार पर नए क्वेश्चन ज़्यादातर बनाए जाते हैं। करीब में पीआईक्यू का 60 से 65% या हो तो 70% तक भी क्वेश्चन पीआईक्यू पर ही आधारित होते हैं। तो अभी हम लोग ये प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो जो जो जैसे क्वेश्चन, मतलब सारे तो नहीं याद है कौन कौन से पीआईक्यू में है, लेकिन जो क्वेश्चन याद होंगे वो हम लोग अभी इसमें देखेंगे कि पीआईक्यू के कितने कौन से क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो पीआईक्यू इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अभी अगर जो आपने नहीं किया है तो पीआईक्यू आप जरूर कर लीजिए, कि पीआईक्यू से हिंदी के करीब में 60 से 70% क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर लोगे, ठीक है। तो आज हम लोग हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पहला प्रैक्टिस सेट होगा, उसको कवर करेंगे। और इसमें आज हम लोग हिंदी के करीब में 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोग अगर जो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना। और यार कोई सजेशन हो या कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यार वीडियो कैसी लगती है ज़रूर यार कमेंट करके बताया करो। थोड़ा अगर जो आप लोग पॉजिटिव कमेंट करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में थोड़ा और अच्छे से मन लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका पहला आज प्रैक्टिस सेट देखते हैं क्या दिया है इसमें। पहला प्रैक्टिस सेट में दे रहा है हमारे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो कृपण, ये क्वेश्चन देखो, पहले ही क्वेश्चन हम लोग पीआईक्यू मिल गया यार। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीआईक्यू में कवर किया है कृपण वाला। और ये देखो पहला ही क्वेश्चन पीआईक्यू का इन्होंने प्रैक्टिस सेट में मिल गया है। तो इस लिहाज से पीआईक्यू जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआईक्यू जरूर कर लेना। और आप लोग सारी वीडियो करिएगा और फिर उसके बाद पीडीएफ से एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। और आप फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करिए, आपके काफ़ी नंबर इंक्रीज हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट में, ये चीज़ जरूर याद रखें, ठीक है। तो फिर इसमें पूछ रहे हैं कृपण का हमें शब्द, जो शब्द दिया है उसका वर्ड विच्छेद वाला इसमें शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा का भेद नहीं हमें बताना है। तो संज्ञा का इनमें इसमें से कौन सा भेद नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है निजवाचक जो है वो आपका संज्ञा नहीं है। निजवाचक जो होता है वह सर्वनाम आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं हमें बताना है। तो वचन जो है वो किन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वचन जो है वह संज्ञाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है हमें बताना है। तो जो सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा है वह कौन सी है। तो देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया बताना है हमें। अकर्मक क्रिया किस शब्द में दिया हुआ है। श्याम सोता है, ये चीजें तुम्हारी जी ललचाती हैं, वह अपना सिर खुजलाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसमें बताना है अकर्मक क्रिया कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो श्याम सोता है वह अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है हमें बताना है। तो इसमें से तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। भैया पान जो शब्द दिया है वह तत्सम नहीं है। बाकी जैसे ढार हो गया, स्पर्श हो गया, पटल हो गया, ये सारे इसके जो है वो वो आपके तत्सम है, बाकी पान जो है वह नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील कलम, सॉरी नील कमल में कौन सा समास है हमें बताना है। तो नील और कमल, नील कमल, इसमें सब इस शब्द में कौन सा समास है हमें बताना है। तो इसमें जो है आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है हमें बताना है। तो देखो इसमें आपका आदर होता ही है, श्रद्धा हो जाएगा, महत्व हो जाएगा, विस्मय इसका नहीं होगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रहा है। आगे दे रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। इसमें हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
तो पहला पहला सेंटेंस क्या दे रहा है, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ, ठीक है, यही सही बैठा है ना, घोर युद्ध हुआ, यही सही है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब अगले सेंटेंस जो है उनमें गलतियां क्या है देखते हैं। यह लड़की ने यह लड़की ने यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। तो यह लड़की ने कोई काम ठीक से इस लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, ऐसे यह सेंटेंस सही हो जाएगा। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, रविवार को हम चर्च जाते हैं, तो यहाँ पे जो को लगा ना यह अनुपयुक्त है। दर्जनों दर्जन दर्जन लिखा ना, दर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, तो दर्जनों लोगों को सुधारना कठिन है यहाँ पे आना चाहिए। तो ये तीनों सेंटेंस जो है इनमें अशुद्धियां हैं, लेकिन लेकिन ये जो है उसमें आपका सही सेंटेंस है, ठीक है। अनुच्छेद अब दे रहा है हमारा, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 10 11 सही जवाब चुनिए। अभी पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो सेंटेंस है वो हम लोग देखें। तो देखो पैराग्राफ जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो मेरा सॉल्व करने का क्या है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके बाद पैराग्राफ पढ़, तो आसानी से हो जाता है। अभी 10वें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मस्तिष्क में जटिल रूप से क्या जुड़ी रहती हैं, ठीक है, मस्तिष्क में जटिल रूप से क्या जुड़ी रहती हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है किन दोनों के बीच संबंध के बारे में मतभेद था, ठीक है। तीसरा हमारा क्वेश्चन, एक मिनट, तीसरा क्या दे रहे हैं, विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ स्थित है हमें बताना है, ठीक है। तो अब इसमें मस्तिष्क से ही संबंधित तीनों प्रश्न दिया है। तो एक मिनट रुकना भाई, अब हम लोग जो पैराग्राफ दिया है वो पढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे जटिल तंत्र आपके मस्तिष्क मस्तिष्क में ही स्थित है, ठीक है। शताब्दियों में मस्तिष्क की तुलना मनुष्य द्वारा बनाई गई विभिन्न मशीनों से की जाती है। यह सब जानते हैं कि सबसे आधुनिक मशीन कंप्यूटर है जिससे मस्तिष्क की तुलना की जाती है। कंप्यूटर की क्रिया बहुत तेज होती है लेकिन उसके कार्य सीमित हैं क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार ही काम करता है। इस तरह कोई भी मशीन मस्तिष्क की बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है। आगे क्या दे रहा है, मस्तिष्क में असंख्य तंत्रिकाएं जटिल रूप से, अभी यही क्वेश्चन था ना उसमें, जटिल रूप से क्या पाई जाती है, पहले ही था शायद, जटिल रूप में क्या जुड़ी है। तो क्या दिया है, मस्तिष्क में असंख्य तंत्रिका कोशिकाएं जटिल रूप से जुड़ी रहती हैं, ठीक। तो जटिल रूप से क्या जुड़ी रहती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं। लो सीधा ही मिल गया है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्या क्वेश्चन था मेरा, किन दोनों के बीच संबंध के बारे में मतभेद बताया गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क आगे क्या दे रहा है, जिनके कारण जटिल रूप से जुड़ी रहती हैं, जिनके कारण इनको सूचना प्राप्त करने, मस्तिष्क में उनका संग्रहण करने, स्मरण करने और सूचनाओं को प्रोसेस करने और साथ ही साथ नए नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता मिलती है, ठीक है। और वैज्ञानिक बुद्धिमान कंप्यूटर बनाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह अलग ही कहानी है। यदि हम मानव सभ्यता के इतिहास की ओर देखें तो हमें पता चलता है कि मन और इसकी मानसिक सक्रियताएं सदैव ही दार्शनिकों के बीच रोचक चर्चा किंतु मतभेद का विषय रही है। अभी हम लोग मतभेद से भी संबंधित जो तीसरा प्रश्न था वो देखा था। तो एक मिनट, मत नहीं, दूसरा प्रश्न था ना, तो इसमें दूसरे में क्या बता रहा है, किन दोनों के बीच संबंध के बारे में मतभेद था। तो अब यहाँ पे भी हम लोगों ने अभी देखा किनके बारे में मतभेद के बारे में बात कर रहा है। देखो मन और मस्तिष्क के बारे में मतभेद की बात कर रहा है, तो मन और मस्तिष्क, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ में स्थित है पूछ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, अभी कुछ ही समय पहले हम मस्तिष्क की प्रकृति के बारे में या शरीर से इससे संबंध में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि मन जिसे आध्यात्मिक माना जाता है और मस्तिष्क जिसे सांसारिक समझा जाता है, दोनों के बीच संबंध के बारे में मतभेद है, ठीक है। चलिए तीसरा क्या बोला था क्वेश्चन, विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ स्थित है, तो यह आपका मस्तिष्क में स्थित है ना, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है हमें बताना है। तो जहाँ एक शब्द के साथ मतलब उसके कई सारे अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है हमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार होता है, ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रहा है भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है हमें बताना है। तो इसमें से भ्रमर गीत जो है उसके प्रवर्तक कौन है यह हमें को बताना है इसमें। तो सूरदास जी जो थे, सूरदास जी जो है वो आपके भ्रमर गीत के प्रवर्तक हैं, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, करुणालय के रचनाकार कौन है हमें बताना है। इसमें करुणालय जो दिया गया है इसके रचनाकार हमें बताना है कौन है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे इसके रचनाकार, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उदय प्रकाश इनमें से किस विधा की चर्चित लेखक है बताना है, लेखक हैं। तो उदय प्रकाश जो है वो आपके नाटककार हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। का खा गा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था हमें बताना। तो देखो इस पत्रिका का जो प्रकाशन होता था वह आपका इलाहाबाद से होता था। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है। तो दो चट्टाने के लिए इनको साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो कवि इनमें से कौन है हमें बताना है। और सीधे से क्वेश्चन ये है ना कि दो चट्टाने जो है वह किस कवि की रचना है हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन जी की है यह रचना दो चट्टाने, और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से भाषा शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सी भाषा जो है शामिल नहीं की गई है, तो वह है आपकी भोजपुरी भाषा जो है इसमें शामिल नहीं की गई है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है बताना है हमको। तो बघेली बोली है जो है पूर्वी पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। और यह जो बघेली बोली है यह आपकी मध्य प्रदेश को भी कवर करता है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के तो शहर दिए हैं इसमें, रायपुर, रीवा और इंदौर। जयपुर तो नहीं होगा है ना। तो अब इसका हमें बताना है, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन हो जाएगा। तो वह होगा आपका रीवा। बघेली बोली का जो केंद्र है वह आपका रीवा है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत व्यंजन है बताना है। ठीक, तो दंत व्यंजन कौन है इसमें से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ता व्यंजन जो है वो आपका दंत व्यंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है हमें पूछना है। तो जो राम शब्द दिया गया यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो यह हमें बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है हमें बताना है। पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग नहीं है। कविता जो है या स्त्रीलिंग है। बाकी निबंध, उपन्यास और लेख जो हैं ये सारे आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, जैसे निबंध हो गया, उपन्यास और लेख, इसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है उपन्यास और निबंध में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो निबंध, उपन्यास और लेख ये तीनों जो शब्द दिए गए हैं ये आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं नहीं रहता हमें बताना है। तो इसमें किस शब्द का वचन बदल जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बेटा, बेटे हो जाएगा, काका, काका ही रहेगा, चाचा और फूफा ये भी रहेगा। तो बेटा का ही बदल रहा है वचन। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है मैं बताऊँ। तो राम का भाई भरत है, तो का क्या हो जाएगा भैया, संबंध कारक होता है ना, का की के, या हो जाएगा आपका संबंध कारक। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो यह मतलब वाक्य का जो आधार है वह कौन सा है हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्वकालिक क्रिया का इसमें इसमें वो है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है हमें बताना है। तो न्यूनतम विशेषण की जो अवस्था होती है वह कौन सी है। तो वह आपका उत्तम अवस्था होती है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौ रस है, इस वाक्य में नौ किस प्रकार का विशेषण है हमें बताना है। तो नौ जो है वह आपका संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल अनुमानिता सर्वथा डॉट डॉट यह किस विशेषण के प्रकार है हमें बताना है। यह किस विशेषण के प्रकार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण के प्रकार है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प हमें चुनना है इसमें से। तो शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिगंधक और सशक्त, कौन सा जो शब्द है वह आपका संज्ञा से विशेषण बना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शक्तिशाली। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यह इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रहा है।
तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है हमें बताना है। तो जो तारे आकाश में चमक रहे हैं, तो इसमें हमें क्रिया विशेषण बताना है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसका देखो, जो तारे आकाश में चमक रहे हैं तो एक स्थान का बोध कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण का इसमें बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पश्चात्य का विलोम होगा। तो पश्चात्य का विलोम क्या होता है, पौवर्त्य हो जाएगा ना, और पौवर्त्य ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है हमें बताना है, तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम शब्द हमें बताना है, इनमें से कौन है। तो देखो, चकवा का चकवाक होता है, चमार का चर्मकार हो जाएगा, चना का चड़क हो जाएगा, चंद्र जो है वह आपका तद्भव नहीं या तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है हमें बताना है। तो इस इन शब्दों में सब में लगा दो, जैसे पहले लगा दो अपजय, अपराम, अपमान, अपगढ़। तो पूछ रहा है किसके साथ हो सकता है, तो अपमान के साथ या बैठ रहा है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रहा है, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है हमें बताना है। तो इसमें किस शब्द में समय क्या है, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है हमें बताना है। ठीक है, तो पशुओं वो इसमें हुआ है, लोगों ये भी हुआ है, और पीढ़ी यही नहीं हुआ है, सदस्यों इसमें भी हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है हमें बताना है। तो इसमें से कौन सा गलत है, तो महाअज्ञ। ठीक है, यह कैसा सेंटेंस है, महाअज्ञ, महाज। ठीक है, महाज। और आगे दे रहा है पावक अर्थात पावक, नाविक, नौविक नहीं हो जाए, यह आपका तीसरा सी जो है इसका आपका गलत दे रहा है ना, ना, 9 + 1 सही सही है, ये भी सही है। और क्या लिखा है, परो प्लस उपकार, यही आपका गलत है, पर प्लस उपकार हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि यह आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है तत्पुरुष का सही छंद विच्छेद कौन सा हमें बताना है इसमें से। तो तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष हो जाएगा तत्पुरुष का, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है हमें बताना है। तो खर का इसमें समानार्थी नहीं हो, देखो खर का क्या होता है, गधा भी होता है, तिनका भी होता है। ठीक है, और आपका एकमात्र, और एक राक्षस का नाम, तो खर जो है वह एक राक्षस का भी नाम है, लेकिन एक मात्र नहीं होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात खर का समानार्थी नहीं पूछा है, नहीं शब्द जरूर ध्यान रखना नहीं है, तो एक मात्र जो है वह इसका नहीं समानार्थी है। तो धन का मतलब क्या होता है हमें बताना है, तो इसमें धन का मतलब जो होता है बताना है क्या होता है, तो धन का मतलब अर्थ होता है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है बताना है। तो इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो यह परीक्षक होता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और यह सीरीज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग के कितने नंबर आए हैं कमेंट करके यार जरूर बताया करो, है ना, इससे एक आइडिया लगता है कि कितने आपका स्कोर किस लेवल पे है आपकी तैयारी। चलिए, आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए।